हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। पहले हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। वो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ठीक है ना, सपोज हम कोई एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं। ठीक है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं नेचुरली, एक एनोड और एक कैथोड, और वो एक सेल से बैटरी से कनेक्टेड होता है और बैटरी के बाद फिर एमीटर कनेक्टेड होता है। एमीटर इज़ अ डिवाइस दैट टेल्स यू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज पासिंग इन द सर्किट। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो कि मोल्टन फॉर्म में होता है। सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट जो कि मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट है, जब हम इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो कि मोल्टन स्टेट में ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। सपोज हमने NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो टूट के Na+ और Cl- आयन दे देता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली अ process in which an electrolyte decomposes into its ion when we pass electricity through the molten state of the electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज कर जाता है इनटू इट्स आयंस। कब डिकम्पोज करता है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू द मोल्टन स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोडियम, मैंने मोल्टन NaCl का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे सोडियम Na+ आयन जो है वो कैथोड पे चला जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कैटायन, एंड Cl- विल गो एंड डिपॉजिट इटसेल्फ ऑन द एनोड। अब Na+ जो आयन है कैटायन, वो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल बना देगा और लिबरेट हो जाएगा कैथोड पे। सिमिलरली क्लोराइड आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करेगा, क्लोरीन एटम बना देगा एनोड पे। बट आपको पता है कि आपने क्लोरीन एटम स्टेबल नहीं होता। आपने कभी क्लोरीन एटम सुना है? इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द Cl2 स्टेट, है ना, क्लोरीन। तो दो क्लोराइड आयन मिलके इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना देंगे Cl2, जो कि गैस होगा, वो एनोड पे लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सब कब पॉसिबल है? ऑल दीज प्रोसेस एज इन डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन दी इलेक्ट्रोड्स या फिर लिबरेशन ऑफ द गैस ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तभी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम। जब इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेंगे तो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो इसी चीज़ को जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, कितना मास सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे, या कितना गैस रिलीज होगा इलेक्ट्रोड पे, इसी को क्वांटिटेटिवली हम देते हैं फैराडेज लॉज से। ठीक है, सो फैराडेज लॉज आर बेसिकली इट्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नाउ तो लेट अस स्टार्ट। पहला है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तभी तो ये कहानी हो रही है ना, तभी मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। तो आपको नहीं लगता जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर देंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा? तो आपको नहीं लगता कि जितना मास इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पे, है ना? क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तभी उसके आयंस बनेंगे, तभी वो इलेक्ट्रोड पे जाएगा और तभी वो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या लॉस होगा और मेटल वो एलिमेंट जो है वो या सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होगा। अगर हम करंट पास ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये कितना होगा वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ करंट हम पास कर रहे हैं। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड या तो डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। लेट अस से मास क्या है, इफ W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, ठीक है, और इफ W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन पासिंग लेट्स से Q कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, W ग्राम ऑफ
मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन पासिंग क्यू कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम कूलम चार्ज के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। ऑब्वियसली करंट को हमने चार्ज के टर्म में बोला है, तो W विल बी प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। और हम जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो विल पुट सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज Z हियर, एंड दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये हर सब्सटेंस का अलग होगा। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का होगा, ठीक है। नाउ हमें करंट, अगर हमें करंट के टर्म में लिखना हुआ तो करंट को हम क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ से Q क्या मिला हमें? I इंटू टी। अब इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो ये क्या होगा? ZIT। दिस इज नथिंग बट मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब हमें अगर ये डिफाइन करना है, आपको एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिफाइन करना है किसी भी सब्सटेंस का, तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? लेट्स से इस इक्वेशन में इफ़ I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, अगर करंट जो है वो 1 एम्पियर ले लें और टाइम क्या है 1 सेकेंड के लिए पास करा दें, तो W इक्वल्स टू Z हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, है ना। या फिर अगर हम चार्ज के टर्म्स में बात करें ZQ, तो अगर हम चार्ज को 1 कूलम ले लें तो यहाँ पे भी क्या होगा? W इक्वल्स टू Z हो जाएगा, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड at an electrode when the current is 1 ampere passed for 1 second, या the mass of the substance deposited at an electrode when electricity of 1 coulomb charge is passed through the electrolyte, ठीक है। जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करे या 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी पास करे 1 सेकेंड के लिए, तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा वो मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। ना यहाँ पे 2 चीज़ें आप प्लीज़ याद रखना, मेमोराइज रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट इज़ कि अगर जब हम कहते हैं 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब तक आपने पढ़ लिया होगा ये, दिस इज जस्ट रिविजन, तो मैं बता रही हूँ। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट 96550 कूलम पर मोल। मतलब जब भी हम 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम 96500 कूलम ऑफ चार्ज की बात करेंगे। मतलब 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम ऑफ चार्ज पर मोल, ठीक है। जहाँ भी 1 फैराडे देखोगे लिखा हुआ देखोगे, मतलब कि उसमें 96500 कूलम है चार्ज का, ठीक है। एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, 2 चीज़ें याद रखनी है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जब हम 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करेगा सब्सटेंस का, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। Whenever we pass 1 Faraday of electricity through an electrolyte, तो जो substance deposit होगा on the electrode will always be 1 gram. 1 Faraday of electricity will pass 1 gram equivalent of substance. अब अगर 1 Faraday को हम लिख लें 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा। मतलब जब हम करंट की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल लेते हैं 1 मोल के लिए, तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस वो डिपॉजिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 96500 कूलम, अगर 1 कूलम हम लिखें तो 1 कूलम में क्या होगा, तो हमें लिख सकते हैं 1 कूलम विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 यूनिटरी मेथड, ठीक है। और यही 1 कूलम क्या होता है? Z होता है। कैसे Z होता है? क्योंकि Z क्या होता है? Z इज बेसिकली, यहाँ पे इस इक्वेशन में, सॉरी कहाँ गया, Z को हमने क्या डिफाइन किया था? Z को हमने डिफाइन किया था दैट Z इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, है ना। जब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500, और इसी को हम Z कह लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। और इसको अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को अगर E से डिनोट करो, 96500 को F, तो Z इक्वल्स टू E बाई F, ठीक है।
अब ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब z की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 में, तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल्स टू E/F इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट, जिसको मैं ई से डिनोट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का होता है, किसी भी एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं या लूज हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको वहाँ पे पुट कर दो, तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा, W इक्वल्स टू क्या होगा, M/V, W इक्वल्स टू क्या होगा, M/V IT इंटू F। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये भी बहुत सिंपल है। मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वैलेंस इंटू करंट इंटू टाइम इंटू 1 फैराडे, विच इज 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट लॉ। ना सेकेंड लॉ भी बहुत सिंपल है। सेकेंड लॉ में हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और वो क्या हैं, वो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है, वो सीरीज में कनेक्टेड है। टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस विद इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और हम ये कहते हैं कि अगर हम एक क्वांटिटी, अगर हम जो करंट इसमें पास कर रहा है उसको यूनिफॉर्म रखते हैं, मतलब इफ वी पास द सेम अमाउंट ऑफ करंट थ्रू बोथ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, तो क्या होगा, द masses of substance produced at the electrodes will depend on their equivalent weight. Simple. When we connect two electrolytic solutions in series and we pass the same amount of current through them, then we see that the masses of substances electrode, पहले electrolysis से क्या होगा, substance deposit होगा electrode पे, तो जो mass deposit जो mass deposit होगा electrode पे, that will be directly proportional to their equivalent weights. मतलब masses of substances deposited at the electrodes are directly proportional to the equivalent weight of the substance, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे अगर मैं AgNO3 सोल्यूशन ले लूँ इसमें, और इसमें CuSO4 सोल्यूशन लूँ, तो अगर मैं सेम करंट पास करती हूँ तो मैं कहूँगी मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। यही होता है आपका सेकेंड लॉ। तो दिस वाज द सेकेंड लॉ एंड दिस वाज द फर्स्ट लॉ। इसमें दो तीन चार चीज़ें ये याद रखना है, ZIT ये याद रखना है कि 1 फैराडे का मतलब 96500 कूलम पर मोल होता है। कहीं भी 1 फैराडे देखोगे तो 1 मोल के लिए 96500 कूलम चार्ज लिखोगे। अब ये जो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा भी जब भी पास करता है इलेक्ट्रोलाइट से तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का डिपॉजिट करता है, ठीक है। तो अगर 1 कूलम के लिए निकालोगे तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 यूनिटरी मेथड से। तो एक ही कूलम तो हम Z कहते हैं, उसी को तो हम Z कहते हैं ना। Z क्या होता है, Z इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड। सो दिस इज इट, ठीक है। और सेकेंड लॉ ये है कि जब दो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। बस, थैंक यू।